हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक लघु वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। इन सभी टॉपिक को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो चलिए आइए फिगर से समझते हैं। फिगर में मान लेते हैं कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q + q आवेशों से मिलकर के बनी है, जिनके बीच की दूरी 2l है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो p है। इसके अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए इससे r दूरी पर एक बिंदु p है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चूँकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह एक सदिश राशि है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके घटकों में तोड़ देते हैं। जब इसको इसके घटकों में तोड़ा जाएगा तो एक क्षैतिज घटक बनेगा, तो इसका क्षैतिज घटक p cos थीटा और एक इसका ऊर्ध्व घटक बनेगा, लंबवत घटक बनेगा, जो हमारा बनेगा क्या, p sin थीटा। तो क्या किया गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इनके घटकों में तोड़ने पर इनके दो घटक बनेगा, एक p cos थीटा और एक p sin थीटा बनेगा। p sin थीटा की दिशा इधर है। अब इन दोनों घटकों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, चलिए आइए सीखते हैं। तो यह अच्छी स्थिति है, या ऐसे कहें तो इस द्विध्रुव के एक घटक के अच्छी स्थिति में बिंदु P है। जैसे ये द्विध्रुव है और इसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग अच्छी स्थिति कहते हैं, यानी कह सकते हैं इस द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। दूसरा नंबर P sin थीटा, यानी ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, और इस वैद्युत द्विध्रुव के कौन सी स्थिति में बिंदु P है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत स्थिति में बिंदु P है। तब इस स्थिति में, लंबवत स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़े थे, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है -q से +q की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर। लेकिन निरक्षीय स्थिति में उल्टा होता है, निरक्षीय स्थिति में प्लस से माइनस की ओर होता है, इसीलिए यहाँ पे इसकी दिशा जो है इधर की तरफ है। तो ये हमारे E1 और E2, E1 जो है वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि क्षैतिज घटक के कारण उत्पन्न है, और E2 जो है वह ऊर्ध्व घटक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव को पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके घटकों में तोड़ लेंगे, एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक की अच्छी स्थिति में बिंदु P है और ऊर्ध्व घटक के लंबवत स्थिति में बिंदु P है। तो दोनों ही कंडीशन में, यानी E1 के लिए हम लोग अच्छी स्थिति का फार्मूला लगाएंगे और E2 के लिए निरक्षीय स्थिति का फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए, यानी E1 और E2 के मान क्या होंगे, यानी हम लिखेंगे क्या, p cos थीटा के कारण या वैद्युत द्विध्रुव के क्षैतिज घटक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E1 बराबर क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला होता है आपका 2p। अब यहाँ पे p आपका p है नहीं, p कितना है, cos थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2p cos थीटा अपान फार्मूले में होता है आपका r3। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। फिर इसी के बाद से हम लोग लिखेंगे क्या, ऊर्ध्व घटक p sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि क्या बनेगा, E2। तो E2 बराबर क्या बन जाएगा आपका, E2 इज इक्वल्स टू बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निरक्षीय स्थिति में केवल P होता है, और P का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, P sin थीटा अपॉन r3। तो ये अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति के फार्मूले होते हैं। अब यहाँ पे हम इन दोनों की दिशाओं के बारे में बात करें तो ये सदिश राशियाँ हैं E1 और E2। इनका परिणामी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सदिश नियमों से निकाला जाएगा इनका परिणामी। तो यहाँ पे वेक्टर सम बताया गया, समांतर चतुर्भुज विधि के नियम से इसको सॉल्व कर लिया गया है।
यानी ई के लिए फार्मूला क्या बनेगा, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होगा क्या आपका √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 के जगह पे आप E1 का मान रख लीजिए और E2 की जगह पे E2 का मान। E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस E2 की जगह पे E2 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब इन सब में से ध्यान दीजिए दोनों में से क्या क्या कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, p कॉमन है और नीचे से आर क्यूब कॉमन है। इस पूरे का स्क्वायर जब हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कॉस बचा है कॉस स्क्वायर। यहाँ से बात करें क्या क्या बचेगा, तो केवल साइन बचेगा और साइन का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये पूरा स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में तो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ गया आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। रूट में क्या क्या बचा है उसको देख लेते हैं। 4 कॉस स्क्वायर को सेटिंग कर लेते हैं, 3 कॉस स्क्वायर अलग कर लेते हैं और 1 कॉस स्क्वायर अलग कर लेते हैं। क्यों अलग कर रहे हैं, क्योंकि एक फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ से फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तब फार्मूला क्या बना p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बिंदु की तीव्रता किसी भी व्यापक बिंदु पे रहेगा, थीटा की जगह पे थीटा का मान रख के उसको सॉल्व कर लेंगे। अब सवाल ये है कि परिणामी की दिशा क्या होगी। तो यदि परिणामी क्षैतिज के साथ, यदि परिणामी यही परिणामी है, यदि परिणामी क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाए तो इस स्थिति में क्या होगा, tan अल्फा बराबर आपका फार्मूला हो जाता है E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1। दोनों के जगह पे दोनों का मान रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब, p से p कट गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर आप लिख रहे हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से ऊपर से बचा है साइन नीचे से कॉस, तो साइन अपन कॉस होता है tan और 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा। यानी यहाँ से अल्फ़ा को रहने दे, tan को ट्रांसफ़र करेंगे तो बन जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो इस फार्मूले से हम लोग उस परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं कि दिशा क्या होगा। जैसे अच्छी स्थिति में हम लोग दिशा निर्धारित किए थे माइनस से प्लस की ओर, निरक्षी स्थिति में प्लस से माइनस की ओर। इसी तरीके से जब किसी भी बिंदु पे रखा जाएगा, व्यापक बिंदु पे रखा जाएगा, तो उसकी दिशा जो है इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। यहाँ से जो मान मिलेगा वह निकल जाएगा कि क्षैतिज के साथ कितने अंश, क्षैतिज घटक के साथ कितने अंश के कोण पर उसका परिणामी बनेगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। यहीं से हम लोग, यही हमारा मेन फार्मूला होता है। यहीं से हम दोनों फार्मूलों को एक साथ लिख सकते हैं। यानी कि अच्छी स्थिति में क्या होगा, अच्छी स्थिति का मतलब थीटा का मान 0 हो जाएगा। स्पेशल केस समझिएगा, स्पेशल केस फर्स्ट। अच्छी स्थिति जब हम बात करें तो अच्छी स्थिति में थीटा का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा 0। अच्छी स्थिति का मतलब क्या है, यह जो बिंदु होगा वह इस रेखा पे होगा, यानी थीटा का मान जो जाएगा वो 0 हो जाएगा।
तो फार्मूले में जब हम लोग थीटा के जगह पे 0 रखेंगे, कास जीरो का मान होता है 1, तो ये पूरा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि अच्छी स्थिति का फार्मूला हो जाएगा। तब यानी कि जब अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े भी हैं पिछले वीडियो में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तब इस कंडीशन में यहाँ पे थीटा के जगह पे 0 रखेंगे तो tan 0 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा का मान यानी परिणामी का भी जो मान होगा वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से केस सेकंड में अगर बात करें, यानी थीटा की जब वैल्यू 90 होगा तब निरक्षीय स्थिति होगी, और जब निरक्षीय स्थिति होगा तो फार्मूले से ध्यान दीजिए, थीटा की जगह पे जब 90 रखेंगे तो काश 90 का मान होता है 0, इस पूरे को 0 कर देगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तब आपका फार्मूला बन जाएगा निरक्षीय स्थिति वाला, और निरक्षीय स्थिति का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³।